My dear friends, dear students, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes. मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों और प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग एकदम से स्वस्थ होंगे, पूर्णतः स्वस्थ होंगे और स्वस्थ रह करके आप अपना अध्ययन कार्य कर रहे होंगे। आपके अध्ययन कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आ रही होगी। आप अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की कक्षा में हम लोग स्टडी करेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि संवैधानिक मूल्य क्या है और संवैधानिक मूल्यों को बढ़ाने में, उनके संवर्धन में हमारी शिक्षा की भूमिका क्या है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोग जो है इसके पूर्व की कक्षा में संविधान के बारे में बहुत डिटेल से पढ़े हैं। संविधान का इतिहास भी पढ़े हैं, प्रेम्बल्स भी पढ़े हैं, अनुसूचियाँ भी पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ चुके हैं। तो जो कुछ भी आपने इसकी पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा है, वहीं से कहीं न कहीं से जो है संवैधानिक मूल्य जो है वहीं से उन्हीं सब में से है, कुछ अलग नहीं है। आज की क्लास में कुछ अलग नहीं है, बल्कि जो आपने प्रेम्बल पढ़ा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ा है, उसी प्रस्तावना में ही सारे हमारे संवैधानिक मूल्य निहित हैं। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि वे कौन कौन से संवैधानिक मूल्य हैं, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और उनको जो है एजुकेशन के द्वारा हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एजुकेशन की क्या भूमिका है उनको आगे बढ़ाने में। तो चलिए प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आज की कक्षा को स्टार्ट किया जाए। आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे पूर्व जिन प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे सारे एजुकेशनल वीडियोज समय से मिल सकें, आप सारे वीडियोज को आसानी से देख सकें, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकें। साथ ही साथ जितनी भी नए वीडियोज आएँ उनका आपको नोटिफिकेशन मिले, उसकी आपको सूचना मिले। इसके लिए आप ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। बेल के आइकन को प्रेस करते समय जब एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करिए और ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। और प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, इस वीडियो को आप लाइक करिए, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स के द्वारा आप अपने बहुमूल्य सुझाव को, अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपके प्रश्नों का हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ आपके जो भी बहुमूल्य सुझाव होंगे उनका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज जो है सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे जो प्रस्तावना है या जो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, कौन कौन से संवैधानिक मूल्य हैं जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जिनका विकास जो है एजुकेशन के द्वारा किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज या शिक्षा व संवैधानिक मूल्य। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि 26 जनवरी सन 1950 को भारतवर्ष में नया संविधान लागू हुआ। हमारे देश में जो है 26 जनवरी सन 1950 को हमारा संविधान जो है लागू हुआ और हम सभी लोग जो है प्रत्येक जो है 26 जनवरी को इसको रिपब्लिक डे के रूप में या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा संविधान था वो 26 जनवरी सन 1950 को लागू हुआ है। इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। संविधान में उस समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, जो कि हमें अपने लिए बनाना था। अर्थात
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान में एक ऐसा आउटलाइन बनाया गया है, एक ऐसे समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है जिसका निर्माण हमको भविष्य में करना है। अर्थात जब संविधान बना था उस समय जिस समाज की परिकल्पना जो है संविधान के निर्माताओं ने की थी, उस समाज के निर्माण के लिए उन्होंने एक रूपरेखा प्रस्तुत की। तो प्रिय विद्यार्थियों, उन विधियों को स्पष्ट किया गया है संविधान में जो इस प्रकार के समाज के निर्माण के उद्देश्य की पूर्ति कर सकें और वह यह दस्तावेज शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक हो सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो हमारा संविधान बना, जो संविधान को बनाने वाले थे, उन लोगों ने जिस समाज की परिकल्पना की थी उस समाज की एक रूपरेखा प्रस्तुत की और हमारे जो संविधान, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, जो हमारा दस्तावेज है, उसमें उन उद्देश्यों को रखा, उन मूल्यों को रखा जिन मूल्यों को यदि हम शिक्षा के द्वारा प्राप्त कर लें, शिक्षा के उद्देश्यों से उसकी उन मूल्यों की, संवैधानिक मूल्यों की पूर्ति हो जाए, तो अवश्य ही हम एक उस जिस समाज की परिकल्पना जो है संविधान के निर्माताओं ने की थी, उस समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, यह आवश्यक है कि एक अच्छे समाज की स्थापना करने के हेतु यह आवश्यक है कि जो हमारे संविधान में जितने भी संवैधानिक मूल्य दिए गए हैं, उन संवैधानिक मूल्यों का विकास करना हमारे एजुकेशन का, शिक्षा का एम होना चाहिए, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। और यदि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है, अर्थात उन संवैधानिक मूल्यों का विकास जो है हम नई पीढ़ी में कर पाएंगे, तभी जाकर के हम एक अच्छे समाज की संरचना कर सकेंगे। हम एक ऐसे समाज की संरचना कर सकेंगे जहां समाज में सभी क्या हों, बराबर हों, सभी जो है समान हों, सभी का अधिकार बराबर हो, सब हमारे समाज में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, भ्रातृत्व की भावना विकसित हो सके। तो इसके लिए यह आवश्यक जो है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा है, उसके द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास छात्रों के अंदर, नई पीढ़ी में होना चाहिए और उनके व्यवहारों में भी उसको परिलक्षित होना चाहिए। तो इसके लिए यह सबसे अधिक जरूरी है कि जो हमारा एजुकेशन है, उस एजुकेशन का एम्स, उस एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव जो हैं, संवैधानिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। और साथ ही साथ जब हम अपने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे, उनको पूरा कर पाएंगे, तो अवश्य ही हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों में उन संवैधानिक मूल्यों का विकास हो पाएगा, उनके व्यवहार में भी होगा। और जब ऐसा हो पाएगा तो अवश्य ही हम एक अच्छे समाज की संरचना कर पाएंगे, एक हम अच्छे समाज का विकास कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के जो प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में जो हमारे महत्वपूर्ण उद्देश्य होने चाहिए, वे क्या होने चाहिए? वे वही संवैधानिक मूल्य जैसे स्वतंत्रता, न्याय, समता, भ्रातृत्व, ये सब होना चाहिए। अर्थात जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वे संवैधानिक मूल्यों पे आधारित होने चाहिए। वे कौन कौन से मूल्य हो सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों? स्वतंत्रता का मूल्य हो सकता है, न्याय का मूल्य हो सकता है, समता व भ्रातृत्व की भावना हो सकती है। ये प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, ये जो चार मूल्य हैं जिनकी हम लोग बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता, न्याय, समता और भ्रातृत्व, ये तो प्रमुख संवैधानिक मूल्य हैं। और इनके अतिरिक्त भी कई मूल्य हैं जिनके बारे में आज हम लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे। उन सभी मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा होना चाहिए। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो ये चार मूल्य हैं, जिन मूल्यों की हम लोग बात कर रहे हैं, इन चारों संवैधानिक मूल्यों का समावेश हमारे शिक्षा में अवश्य होना चाहिए। हमारी जो शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, उस एजुकेशन, उस शिक्षा के द्वारा हमारे देश के नागरिकों में, हमारे देश की जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, जो नई पीढ़ी है, जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो छात्र हैं, उन सभी में इन चार महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्यों, दैट इज स्वतंत्रता, न्याय, समता व भ्रातृत्व की भावना का विकास अवश्य ही होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों और प्रिय साथियों, जो हमारे शिक्षा के उद्देश्य हैं, वे शिक्षा के उद्देश्यों में जिन हम संवैधानिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो चार प्रमुख संवैधानिक मूल्य हैं, दैट इज स्वतंत्रता, न्याय, समता व भ्रातृत्व को सम्मिलित होना चाहिए। और इसके जो प्रमुख कारण है, क्यों सम्मिलित होना चाहिए? इसलिए सम्मिलित होना चाहिए जिससे कि हम सभी लोग, जो हमारे समाज में सामाजिक असमानताएं हैं, आर्थिक विभेद है तथा राजनीतिक विशेषाधिकार है, उसको हम लोग समाप्त कर सकें।
अर्थात जब हम अपने शिक्षा में इन प्रमुख 4 मूल्यों स्वतंत्रता, न्याय, समता व भ्रातृत्व को सम्मिलित कर पाएंगे, तभी हम अपने समाज में उपस्थित असमानताओं को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ जो हमारे समाज में आर्थिक विभेद है उसको भी हम दूर कर पाएंगे प्रिय विद्यार्थियों। और राजनीतिक विशेषाधिकार को भी हम दूर कर सकते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, उसमें किसी भी व्यक्ति का या किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई विशेषाधिकार नहीं होगा, बल्कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का समान अधिकार होना चाहिए। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के द्वारा जो हमारे देश में धार्मिक कट्टरपन जो व्याप्त है, जो धार्मिक कट्टरता व्याप्त है, उस दोष को भी यदि हम दूर करना चाहते हैं तो उस दोष को दूर करने के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारा जो एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा हो, उसमें हम संवैधानिक मूल्यों का समावेश करें। हमारे शिक्षा का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए, तभी हम धार्मिक कट्टरता को भी दूर कर सकते हैं। और साथ ही साथ प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में जो जात पात की भावना व्याप्त है, जो जात पात का दोष है, या फिर इसी के साथ साथ जो संप्रदायवाद का दोष है, इन सभी संप्रदायवाद, जात पात, इन सभी बुराइयों को, इन सभी दोषों को मिटाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने शिक्षा में हमारा जो शिक्षा का उद्देश्य हो, शिक्षा का उद्देश्य हमारे जो प्रमुख संवैधानिक मूल्य हैं, या सभी संवैधानिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले की कक्षाओं में पढ़ा है कि जो स्त्रियों की दशा थी, जो महिलाओं की दशा थी, वो प्राचीन काल से बहुत अच्छी नहीं थी। जो स्त्रियों की हीन दशा हमारे समाज में व्याप्त है, जो भेदभाव लड़का और लड़की के बीच में, बालक और बालिका के बीच में, या स्त्री और पुरुष के बीच में जो हमारे समाज में भेदभाव व्याप्त है, या स्त्रियों के प्रति, बालिकाओं के प्रति जो हीन भावना लोगों के अंदर है, उस हीन भावना को दूर करने के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारा जो शिक्षा हो, जो हमारी एजुकेशन हो, उस एजुकेशन में संवैधानिक मूल्यों का समावेश किया जाए। एजुकेशन का उद्देश्य ही उस संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। और प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, हमारे समाज में जो प्राचीन कालीन समाज था, प्राचीन कालीन समाज में देखा गया कि ऊंची जातियों द्वारा नीची जातियों पर अत्याचार किया जाता रहा है। बहुत प्राचीन काल से ही जो हमारे समाज के कथित उच्च जाति के लोग थे, वे निम्न जाति के लोगों के ऊपर अत्याचार करते आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय यह रियलाइज हुआ कि यह गलत है, उच्च जातियों के द्वारा निम्न जातियों का निम्न जातियों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए। तो इन्हीं बुराइयों को मिटाने के लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रमुख संवैधानिक मूल्यों को सम्मिलित किया गया। और अब हमारे एजुकेशन का रोल है, हमारे शिक्षा की जिम्मेदारी है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में, हमारे देश के प्रत्येक बच्चे में, प्रत्येक युवा में हम इन संवैधानिक मूल्यों का विकास हो सके। और इन संवैधानिक मूल्यों का विकास करने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षा का उद्देश्य ही क्या होना चाहिए, इन संवैधानिक मूल्यों का विकास करना होना चाहिए। जो हमारी एजुकेशन हो, एजुकेशन में यह इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य, इम्पॉर्टेंट एम्स और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि हम अपने देश के प्रत्येक नागरिकों में इन संवैधानिक मूल्यों का विकास कर सकें। तभी हम एक अच्छे और एक सभ्य समाज की स्थापना कर पाएंगे, जहां पर सभी लोग एक दूसरे के समान होंगे, कहीं पे ऊंच नीच की भावना नहीं होगी, किसी के बीच में हीन भावना नहीं हो, किसी के अंदर हीन भावना नहीं होगी, हमारे समाज में समानता होगी, आर्थिक विभेद नहीं होगा, राजनीतिक विशेषाधिकार नहीं होगा, धार्मिक कट्टरता नहीं होगी, या ढेर सारी जो बुराइयां व्याप्त हैं उन बुराइयों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि जो हमारा एजुकेशन है, जो हमारा शिक्षा है, उस शिक्षा में संवैधानिक मूल्यों का समावेश किया जाए और उसके द्वारा बालकों के अंदर इन मूल्यों को विकसित किया जाए। तो प्रिय भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि वे कौन कौन से महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य हैं, उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी हम लोग कर लेते हैं। इसके बारे में आप सब लोग बहुत कुछ जान रहे हैं। चलिए हम लोग एक बार फिर से उन कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को देख लेते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड द प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले आपसे प्रारंभ में ही चर्चा किया कि जो हमारा प्रिम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे संविधान की उद्देशिका है या प्रस्तावना है, उसी उद्देशिका या प्रस्तावना में लगभग सभी संवैधानिक मूल्यों का समावेश है, जिसका विकास करना हमारा प्रमुख उद्देश्य
होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर रिफ्लेक्टेड इन द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बट इट्स प्रेम्बल एम्बॉडीज द फंडामेंटल वैल्यूज एंड द फिलोसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, इस कथन में भी है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज की हम लोग बात कर रहे हैं वो तो हमारे संपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन में है, संपूर्ण संविधान में है, लेकिन जो हमारे संविधान का जो प्रेम्बल है, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, उसमें देखिए, उसमें फंडामेंटल वैल्यूज की बात की गई है और साथ ही साथ फिलॉसफी ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड, अर्थात उस फिलॉसफी की, उस दर्शन की भी बात हमारे प्रस्तावना में की गई है जिस पर कि हमारा संविधान बेस्ड है, जिस पर कि हमारा संविधान आश्रित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, द प्रेम्बल ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट that conveys the guiding principles of the document. The preamble to the Indian Constitution also does so. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्रिय साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि किसी भी देश का जो प्रेम्बल होता है, जो प्रस्तावना होता है, वो क्या होता है। हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि पूरे संविधान की वो परिचायिका होती है, पूरे संविधान के बारे में सिर्फ प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। तो इसी तरह जो हमारे देश का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, वो भी क्या है, पूरे संविधान की परिचायिका है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में संवैधानिक मूल्यों का समावेश किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, द वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन द प्रेम्बल आर एक्सप्रेस्ड एज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की जा रही है कि जिन वैल्यूज की हम लोग बात कर रहे थे, वे सारे वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यूज जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके प्रमुख उद्देश्य हैं, उन्हीं कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज का विकास करना। प्रिय विद्यार्थियों, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज की बात प्रेम्बल में की गई है, दीज आर द सॉवरेंटी, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन कैरेक्टर ऑफ इंडियन स्टेट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ह्यूमन डिग्निटी एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये सारे जो हैं क्या हैं, संवैधानिक मूल्य हैं जिनकी बात जो है जिनके बारे में हमारे प्रस्तावना में कहा गया है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रेम्बल में जिसकी चर्चा की गई है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके थोड़ा थोड़ा जल्दी से सारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सोवेरेंटी या संप्रभुता। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग इसके बारे में पढ़े हैं। सोवेरेंटी क्या है? बीइंग सोवरेन मीन्स having complete political freedom and being the supreme authority. It implies that India is internally all-powerful and externally free. It is free to determine for itself without any external interference, either by any country or individual, and nobody is there within to challenge its authority. प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी लोगों ने पढ़ा है, हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा देश है वो क्या है, पूरी तरह से संप्रभु है और ये पूरी तरह से क्या है, पॉलिटिकली क्या है, स्वतंत्र है। इसके ऊपर कोई भी अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। हमारा जो देश है, हमारे जो देश का संविधान है वो क्या है, पूरी तरह से विदेशी और आंतरिक शक्ति के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है और आंतरिक एवं बाहरी मामलों में का निवारण करने के लिए हमारा देश अपने आप में ही स्वतंत्र है। वो उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, किसी भी देश का, किसी भी व्यक्ति का जो है, किसी भी कंट्री या इंडिविजुअल का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। बल्कि हमारा जो देश है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, जो हमारे सरकार गवर्नमेंट का मुखिया होगा, उसके अंदर जो है ये पूरी क्षमता होगी, उसके अंदर पूरी स्वतंत्रता है कि वह जो है हम आंतरिक और बाहरी मामलों का निवारण करे। अर्थात आंतरिक और बाहरी मामलों का निवारण करने के लिए हमारा देश पूरी तरह से स्वतंत्र है और साथ ही साथ विदेशी व आंतरिक शक्तियों के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त है। तो ये तो रही प्रिय विद्यार्थियों सॉवरेंटी। सॉवरेंटी में भी हम लोगों ने देखा था कि दिस फीचर ऑफ सॉवरेंटी गिव्स अस द डिग्निटी ऑफ एग्जिस्टेंस एज ए नेशन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और प्रिय विद्यार्थियों, जो ये हमारे संप्रभुता की बात कर रहे हैं हम लोग, सॉवरेंटी की बात कर रहे हैं, यही जो संप्रभुता है, इसी संप्रभुता की वजह से हमारे देश का जो है, यह जो है विशेषता हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व की गरिमा प्रदान करती है। अर्थात जो सॉवरेंटी है, इसी सॉवरेंटी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हमें एक गरिमामयी राष्ट्र की जो है
अस्तित्व हमारा बना हुआ है, एक राष्ट्र के रूप में हम जो है अस्तित्व में है, एक राष्ट्र के रूप में हमें जो है इस राष्ट्र के अस्तित्व की गरिमा प्राप्त है। तो इसका मेन रोल क्या है, इसका जो है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारी संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, इसी के कारण जो है हम एक राष्ट्र के रूप में गरिमामयी राष्ट्र बने हुए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दो द कॉन्स्टिट्यूशनल डज नॉट स्पेसिफाई where the sovereignty authority lies, but a mention of we the people of India in the preamble clearly indicates that sovereignty rests with the people of India। अर्थात जो हम लोग संप्रभुता की बात कर रहे हैं, वह संप्रभुता या सॉवरेंटी क्या है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष में नहीं है, बल्कि किस में है, दैट इज वी द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, अर्थात जो भारत की पीपल है, जो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं, उन्हीं के अंदर क्या है, यह संप्रभुता है। अर्थात जो भारत के लोग हैं उन्हीं के पास जो है पूरा अधिकार है कि वे जो है अपने देश में किसका राज होगा, हम आंतरिक या बाह्य मामलों में क्या करेंगे, हमारा क्या डिसीजन होगा, उन सब का निर्णय लेने के लिए जो है कौन निर्णय लेता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और वी द पीपल ऑफ इंडिया कैसे निर्णय लेती है, पीपल ऑफ इंडिया जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजती है, जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसको कि हम लोग तथाकथित प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहते हैं। वे लोग जो है क्या करते हैं, इन मामलों पे निर्णय लेते हैं और वे जो है भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से देखा जाए तो दिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिराइव्स देयर पावर ओनली फ्रॉम द पीपुल। सरकार के जो संवैधानिक अधिकारियों और अंगों ने अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त की है, लोगों से ही प्राप्त की है, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही प्राप्त की है। अर्थात जो हमारा गवर्नमेंट होता है हमारे देश में, उसके पास जो पावर होती है, सत्ता होती है, शक्ति होती है, ये कहाँ से मिलती है, वह भारतीय जनता से ही प्राप्त होती है। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, ये तो रहा सॉवरेंटी या संप्रभुता। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज सोशलिस्ट या समाजवाद। तो आप सभी लोग समाजवाद के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों। जो समाजवाद की बात हम लोग कर रहे हैं, तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द गवर्नमेंट एंड द पीपुल टू इंश्योर अ प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड सोशल डेवलपमेंट इन ऑल फील्ड्स। इट डायरेक्ट टू प्रिवेंट द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ and power in a few hands. The Constitution has specific provision that deal with inequalities in the chapters on fundamental rights and directive principle of state policy. तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स की बात की थी या नीति निर्देशक जो तत्व हैं, उन सभी में ये बात कही गई थी कि जो हमारा देश क्या होगा, एक समाजवादी देश होगा, जहाँ पे क्या है कि जो सत्ता है या जो शक्ति है या जो धन है, वो किसी विशेष लोगों के पास ही, कुछ लोगों के हाथों में ही नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, उसका एक न्यायपूर्ण विभाजन होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमारा जो देश होगा उसमें क्या होगा, एक लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना होगी। अर्थात एक ऐसा समाजवाद होगा जहाँ पे लोकतंत्र होगा और समाज में जो है सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए। अर्थात जो वेल्थ है, वो वेल्थ एंड पावर जो है वो कुछ लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सभी लोगों के हाथों में होना चाहिए। सभी लोगों के हाथों से प्राय यह है कि वेल्थ एंड पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो क्या हो, न्यायपूर्ण ढंग से किया जाए और समाज में सभी लोगों तक संपन्नता का हिस्सा पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक इसकी पहुंच होनी चाहिए और धन जो है समाज के कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। अर्थात जो हमारे देश का जो धन है वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक नहीं, कुछ ही हाथों में नहीं होना चाहिए, बल्कि समाज के सभी नागरिकों या देश के सभी नागरिकों तक जो है इसकी पहुंच होनी चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, प्रोविजंस अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रमोट द वैल्यू ऑफ सोशलिज्म। प्रिय विद्यार्थियों, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो प्रोविजन किए गए हैं वे क्या करते हैं, वे समाजवाद को बढ़ावा देते हैं। उसमें कहा गया है कि द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individual but also amongst group of the people residing in a different areas or engaged in different occasion। प्रिय विद्यार्थियों, आर्टिकल 38 में इस बात को कहा गया है
कि राज्य जो है लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय मिल सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके और जो हमारे समाज में इनइक्वलिटीज व्याप्त है, इनइक्वलिटीज इन इनकम और उसके बाद पावर, वेल्थ, इन सब में जो है जो असमानता व्याप्त है उस असमानता को दूर करने का जो है प्रयास राज्य करेगी। उनको कम करने का, उनको दूर करने का प्रयास राज्य करेगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल 39 में कहा गया है, अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि द स्टेट शैल इन पार्टिकुलर डायरेक्ट्स इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। प्रिय विद्यार्थियों, 39A में कहा गया कि नागरिकों, पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार होगा। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान आजीविका के पर्याप्त साधन हो, समान न्याय की व्यवस्था हो, निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था हो, तभी जाकर के हम एक समाजवादी देश की विकास कर सकते हैं, हम एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, दैट द बी में कहा गया है कि दैट द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी आर so distributed as best to subserve the common good। फिर विद्यार्थियों, ख में कहा गया कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्स ऑफ द कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड। तो जो सार्वजनिक धन है, सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार से किया जाना चाहिए ताकि जो है सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो बन सके, सभी लोगों का हित हो सके, समाज के जितने नागरिक हैं सभी का हित हो सके, सभी तक इसकी पहुंच हो सके। फिर विद्यार्थियों 39C में कहा गया दैट द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू द कॉमन डिटरमेंट। आर्थिक प्रणाली के संचालन से धन की सांद्रता और उत्पादन में सामान्य बाधा उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि धन का जो है, जो सरकारी धन है उस सरकारी धन का समान वितरण होना चाहिए, उस सरकारी धन का क्या होना चाहिए, न्यायपूर्ण वितरण सभी नागरिकों में होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, प्रिय साथियों, जो डी पॉइंट कहता है कि दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वीमेन। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि इतना कुछ जो है कर पाएंगे हम, तभी जो है हम अपने देश में एक समाजवादी राष्ट्र की स्थापना कर पाएंगे जहाँ पे सब लोग क्या हो, बराबर हो, जहाँ पर धन का, सत्ता का, पावर का, शक्ति का जो है सभी लोगों तक पहुंच होगा, सभी लोगों तक जो है न्यायपूर्ण उसका विभाजन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, या जिसको हम लोग धर्म निरपेक्षता भी कहते हैं। इसके बारे में विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं। इसमें हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहा गया है कि वी ऑल आर प्लीज्ड व्हेन anyone says that India is home to almost all major religions in the world in the context of this plurality means more than one or two or many। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारे देश में जो है विभिन्न पंथ के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, और जब हम लोगों को कोई ये कहता है कि हमारा जो देश है, इंडिया है, इसमें कई रिलीजन्स के लोग रहते हैं, विश्व जो मेजर रिलीजन्स इन द वर्ल्ड जो है वो हमारे देश में रहता है, तो हमें गर्व की अनुभूति भी होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो गर्व की अनुभूति होती है, जो हमारे देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, उसका जो सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात कही गई है, उसी की वजह से हमारे देश में जो है विभिन्न जो है धर्मों के लोग रहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सेकुलरिज्म इज सीन एज अ ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। Secularism implies that our country is not guided by any one religion or any
रिलीजियस कंसिडरेशंस। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता है वो हमारे देश का, हमारे संविधान का सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक मूल्य है। और इस सेकुलरिज्म या पंथ निरपेक्षता जो कहता है कि इसकी वजह से हमारा जो देश है, जो हमारा संविधान है, हमारी जो सरकार है, वो किसी जो है रिलीजन या किसी धर्म के द्वारा गाइड नहीं होती है, किसी धर्म के द्वारा निर्देशित नहीं होती है, बल्कि सभी धर्मों का समान आदर करती है। हमारे राज्य का, हमारे सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होता है। प्रिय विद्यार्थियों, हाउएवर द इंडियन state is not against religions. It allows all its citizens to profess, preach and practice any religion they follow. At the same time, it ensures that the state does not have any religion of its own. Constitution strictly prohibits any discrimination on the ground of religion. तो आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा देश है, हमारे देश में हमारे देश के सभी नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने का, किसी भी धर्म का पालन करने का, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार करने का पूरी स्वतंत्रता है। और हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारी सरकार का कोई धर्म नहीं होता है। हमारी गवर्नमेंट जो है धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी। भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। तो हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं, सभी धर्मों के लोगों को क्या है, समानता, सुरक्षा और समर्थन पाने का अधिकार है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक में एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, सरकार और धार्मिक समूहों के बीच कोई भी संबंध संविधान और कानून के हिसाब से ही तय होगा। और देश के प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने, उसे अपनाने और उसका प्रचार करने का पूरा हक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेकुलरिज्म की बात की गई है, जो पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता की बात की गई है उस मुद्दे पे कि हमारे राज्य का, हमारे देश का कोई भी जो है धर्म नहीं होगा, सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। हमारे देश में सभी धर्मों के लोग पूरी अधिकार के साथ रह सकते हैं, रहते हैं और धर्म के आधार पर उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र या लोकतंत्र भी जिसे हम लोग कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, द प्रिम्बल रिफ्लेक्ट्स डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ द पीपुल। द पीपुल इलेक्ट द रूलर्स ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन अकाउंटेबल टू द पीपुल। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं जो प्रजातंत्र या लोकतंत्र है, इसमें क्या है, यहाँ पे जो सरकार बनती है, जो गवर्नमेंट बनती है, उसको कौन चुनता है, उसको हमारे देश की जनता चुनती है। द पीपुल इलेक्ट द रूलर्स ऑफ द कंट्री एंड द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपुल। जिनको जनता चुनती है, जो जनता के प्रतिनिधित्व होते हैं वही जो है सरकार बनाते हैं, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वे जनता का जो है क्या करें, प्रतिनिधित्व करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो प्रजातंत्र या डेमोक्रेसी है, इसमें द पीपुल ऑफ इंडिया इलेक्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स बाय ए सिस्टम ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज पॉपुलरली नोन एज वन मैन वन वोट। हम सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश में क्या है, वन मैन वन वोट की प्रणाली चलती है। एक व्यक्ति एक वोट और सभी व्यक्तियों के वोटों का मूल्य क्या होता है, सभी व्यक्तियों के वोट या मत का मूल्य बराबर होता है। हर व्यक्ति जो है गवर्नमेंट के निर्माण में जो है पूर्णतः सहभागी होता है, सबकी जो है सहभागिता बराबर होती है। हर व्यक्ति के, हर नागरिक के जो वोट का मूल्य बराबर होता है। डेमोक्रेसी कंट्रीब्यूट्स टू स्टेबिलिटी, continuous progress in the society and it secure peaceful political change. It allows dissent and encourage tolerance, and more importantly it is based on the principles of rule of law, inalienable rights of citizens, independence of judiciary, free and fair election and freedom of the press। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि इसी डेमोक्रेसी के तहत जो है हमारे देश में जो है समय समय पर सत्ता में परिवर्तन होता रहता है और अलग अलग पार्टी के लोग या अलग अलग लोग जो है सरकार बनाते हैं। सरकार के जो प्रमुख पद हैं उस पर काबिज होते हैं। तो उसका जो योगदान, उसकी जो देन है वो डेमोक्रेसी के द्वारा ही
संभव है। जो डेमोक्रेसी है उसी की वजह से हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों का जो वोट है, जो मत है, उसका क्या है, समान मूल्य है। और सभी लोग जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे देश में कराया जाता है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जो हमारे देश का प्रेस है वो पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक जो है चुनाव में, इलेक्शन में भाग लेते हैं और वे अपने मतों का प्रयोग करते हैं, और उन्हीं मतों के आधार पर जो चुने जाते हैं वही लोग क्या बनाते हैं, वही लोग गवर्नमेंट या सरकार बनाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रजातंत्र की स्थापना हेतु समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद व धर्मनिरपेक्षता का होना आवश्यक है, और इनकी स्थापना हेतु संविधान में प्रावधान किए गए हैं। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसकी स्थापना तभी हो सकती है जब क्या हो कि हमारे देश के सभी नागरिकों में समानता, भ्रातृत्व और समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्षता की भावना विकसित हो, धर्मनिरपेक्षता हमारे समाज में व्याप्त हो। और इसके लिए क्या है, हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। जो हमारा प्रजातंत्र है उसमें जो है प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र की प्रणाली है। यहाँ पे जो सरकार है वो चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त करते हैं। सरकार की जिम्मेदार प्रतिनिधि, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, एक वोट एक मूल्य, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। इसके बारे में आप सभी लोग जान रहे हैं। और हमारे देश में सामाजिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र पे बल दिया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रहा डेमोक्रेसी या लोकतंत्र या प्रजातंत्र के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज रिपब्लिक या गणराज या गणतंत्र। तो गणराज या गणतंत्र के बारे में भी आप सभी लोग जान रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, कि इंडिया इज नॉट ओनली अ डेमोक्रेटिक नेशन बट इट इज आल्सो अ रिपब्लिक नेशन। हमारा जो देश है सिर्फ प्रजातंत्र ही नहीं है बल्कि क्या है, यह गणतंत्र भी है, रिपब्लिक भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ बीइंग अ रिपब्लिक इन द ऑफिस ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड एंड हु इज नॉट selected on the basis of heredity as is found in a system with monarchy। प्रिय विद्यार्थी, जो मोनार्की होता है, मोनार्की में आप जैसे देखते होंगे कि वहाँ पे किसी एक परिवार का ही जो मुखिया, जो परिवार के ही लोग जो है देश के मुखिया बनते हैं। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में क्या है, गणराज है, गणतंत्र है। हमारे देश का जो मुखिया होता है, जिसको हम लोग प्रथम नागरिक भी कहते हैं, वो कैसे चुना जाता है, वो हमारे देश का जो प्रमुख मुखिया है, हेड ऑफ द स्टेट है, द प्रेसिडेंट, हु इज इलेक्टेड नॉट हु इज नॉट सेलेक्टेड। अर्थात जो हमारा मुखिया है, जो राष्ट्रपति होता है, वो इलेक्ट किया जाता है, उसका इलेक्शन के द्वारा चयन किया जाता है, न कि कहीं से हम उनका चयन करते हैं, बल्कि उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो इलेक्शन के द्वारा जो है, निर्वाचन के द्वारा जो है उनका चयन किया जाता है। और जैसे मोनार्की में होता है, किसी एक परिवार के ही लोगों को, किसी एक हेरिडिटी के लोगों को ही राज्य का मुखिया बना दिया जाए, तो ऐसा हमारे देश में नहीं होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, जो रिपब्लिक है, गणराज्य है, दिस वैल्यू strengthen and substantiates democracy where every citizen of India is equally eligible to be elected as the head of the state. Political equality is the chief message of this provision। तो हमारा जो देश है, हमारे देश में क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है। जो हम लोग राजनीति की बात करते हैं तो हमारे देश में क्या है, राजनीतिक समानता है। हमारे देश का प्रत्येक नागरिक, या हमारे देश का कोई भी नागरिक जो है हमारे देश के प्रमुख पदों पर जा सकता है। हमारे देश का राष्ट्रपति कोई भी नागरिक बन सकता है। अर्थात हमारे देश में जो है क्या है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है। सभी के पास जो है क्या है, सभी हमारे देश का प्रत्येक नागरिक जो है एलिजिबल होता है कि वह चुनाव लड़ सके। चुनाव लड़ करके वे जो है सरकार के या प्रमुख पदों पर जो है, जो सरकारी प्रमुख पद हैं, उन पदों के लिए इलेक्ट हो सकता है, उन पदों के लिए निर्वाचित हो सकता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, हमारा जो देश है, हमारे देश में जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुना गया व्यक्ति ही प्रमुख होता है, और ये पद वंशानुगत नहीं होते। अर्थात जो राष्ट्रपति होते हैं वे जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, और जो भी पद होते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सभी क्या है, ये पद वंशानुगत नहीं होते हैं। यही हमारे देश की, हमारे गणतंत्र की प्रमुख पहचान है। देश का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के द्वारा निश्चित समय के लिए चुना जाता है। हम सभी लोग जान रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति को लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है, जिसका अर्थ है संसद और राज्य विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से
जो है राष्ट्रपति चुना जाता है, न कि किसी परिवार का व्यक्ति या कोई वंशानुगत व्यक्ति जो है चुना जाता है। हमारे देश में जो राजनीतिक संप्रभुता है, राजनीतिक संप्रभुता एक राजा की बजाय लोगों के हाथों में निहित है। लोगों से प्राय क्या है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, उनके अंदर जो है क्या है, राजनीतिक संप्रभुता निहित है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रही रिपब्लिक की बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो अगला कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज है दैट इज जस्टिस या न्याय की बात। तो जस्टिस या न्याय, at times you may also realize that living in a democratic system alone does not ensure justice to citizens in all its totality. Even now we find a number of cases where not only the social and economic justice but also the political justice is denied. तो प्रिय विद्यार्थियों, हम लोगों समाज में कई बार देखते हैं कि जहाँ पर सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस नहीं होता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय नहीं होता है, तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय को इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में इस संवैधानिक मूल्य को रखा गया है। Which is why the constitution makers have included social, economical and political justice as a constitutional values. By doing so, they have stressed that the political freedom granted to the Indian citizens has to be instrumental in the creation of a new social order based on social, economic justice must be availed to every citizens। अर्थात जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान में न्याय की जो मूल्य को समाहित किया गया है, उसमें जो है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जैसे संवैधानिक मूल्यों को समाहित किया गया है। और क्या है, ये जो न्याय की हम लोग बात कर रहे हैं, ये न्याय जो है हमारे राज्य के, हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को प्राप्त होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों के साथ जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। दिस आइडियल ऑफ just and egalitarian society remains as one of the foremost values of the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग बात कर रहे हैं सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, यही जो है और समतावादी जो समाज है, यही हमारे समाज का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रमुख मूल्य है। इट इज़ द वन ऑफ द फोरमोस्ट वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग न्याय या जस्टिस जो है, भारत का संविधान सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर न्याय देने का वादा करता है। इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों, उपबंधों के जरिए की जाती है। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के इन तीनों तत्वों को हम सभी लोग जान रहे हैं कहाँ से लिया गया है, इसको रूसी क्रांति से लिया गया है। यदि हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय से क्या अभिप्राय है, बराबर सामाजिक स्थिति के आधार पर एक अधिक न्यायसंगत समाज को बनाने से ही सामाजिक न्याय का अभिप्राय है। इसी तरह आर्थिक न्याय की बात की जाए तो समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति के समान वितरण, जिससे संपत्ति केवल कुछ हाथों में ही केंद्रित ना हो सके। जो हम लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, आर्थिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, आर्थिक न्याय से क्या अभिप्राय है, आर्थिक न्याय जो कह रहा है वो कह रहा है कि समाज के अलग अलग सदस्यों के बीच संपत्ति का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, जिससे कि क्या हो, जो संपत्ति है या जो सत्ता है सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही केंद्रित होकर ना रह जाए। और साथ साथ जब राजनीतिक न्याय की हम लोग बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, तो राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी के अधिकार से है। प्रत्येक वोट के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और समान मूल्य प्रदान किया जाता है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के जो वोट है उसकी कीमत बराबर है, और यहाँ पे वयस्क मताधिकार का प्रावधान हमारे देश में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात। अगला जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है दैट इज द लिबर्टी या स्वतंत्रता। तो प्रिय विद्यार्थियों, लिबर्टी या स्वतंत्रता के बारे में द प्रेम्बल प्रिस्क्राइब्स द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप एज वन ऑफ द कोर वैल्यूज। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो हमारा प्रेम्बल है उसमें लिबर्टी ऑफ थॉट अर्थात विचारों को की, व्यक्ति की जो है या विश्वास की, फेथ की या पूजा करने की, वर्शिप करने की पूरी हमें क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है। These have to be assured to every member of all the
कम्युनिटीज और हमारे समाज के सभी नागरिकों को जो है ये स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। इट हैज़ बीन डन सो बिकॉज द आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन नॉट बी अटेंड विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मिनिमल राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर अ फ्री एंड सिविलाइज्ड एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो हम लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की स्थापना तभी हो पाएगी जब क्या हो, हमारे राष्ट्र के सभी नागरिकों को क्या प्राप्त हो, लिबर्टी प्राप्त हो, स्वतंत्रता प्राप्त हो। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप की जब स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त होगी तभी हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना कर सकते हैं। लोगों की गतिविधियों पर किसी भी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति तथा साथ ही व्यक्ति के विकास के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपना धर्म चुनने की, अपने लिए नौकरी चुनने की, अपना प्रतिनिधित्व चुनने की, अपने और समाज की बेहतरी के विकल्प की स्वतंत्रता हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को है। और प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोग जान रहे हैं कि जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो रही लिबर्टी की बात, जिसमें हम लोग लिबर्टी में कह रहे हैं कि क्या है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, अपने विचारों को व्यक्त करने का, अपना धर्म चुनने का, अपना नौकरी चुनने का, सभी चीज़ों का जो है पूरी तरह स्वतंत्रता है। उसको अपनी कोई भी गतिविधि करने का, देश में कहीं भी आने जाने की कोई भी रोक टोक उनके ऊपर नहीं है। हर चीज़ की उनके पास क्या है, लिबर्टी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज समता या इक्वलिटी। प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो संवैधानिक मूल्य है वो इक्वलिटी है या समता है। और इक्वलिटी इज एज सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एज एनी अदर। जो समता की बात करें प्रिय विद्यार्थियों, तो समता क्या है? समता भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि अन्य संवैधानिक मूल्य हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू एवरी सिटीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट इन हिम और हर। जो हमारा संविधान है प्रिय विद्यार्थियों, वो हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या करता है? हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी को इंश्योर करता है। अर्थात हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, उनके जो स्टेटस में इक्वलिटी होनी चाहिए और साथ ही साथ उनको जो है अवसर की समानता भी होनी चाहिए। एज ए ह्यूमन बीइंग एवरीबडी हैज़ अ डिग्निफाइड सेल्फ एंड टू इंश्योर इट्स फुल एंजॉयमेंट inequality in any form present in our country and society has been prohibited। तो हर व्यक्ति की अपनी गरिमा है और किसी भी प्रकार की कोई भी असमानता जो है हमारे देश में क्या है, हमारे समाज में, हमारे देश में पूरी तरह से प्रोहिबिटेड है। इक्वलिटी रिफ्लेक्टेड स्पेसिफिकली इन द प्रेम्बल इज देयरफॉर हेल्ड एज एन इम्पॉर्टेंट वैल्यू। जो समता है, जो समानता हम लोग बात करते हैं, वो क्या है? वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक महत्वपूर्ण जो है संवैधानिक मूल्य है। हमारा जो संविधान है, संविधान की नज़र में हर व्यक्ति क्या होता है? संविधान की नज़र में सभी लोग बराबर हैं। समता या समानता का अभिप्राय समाज के किसी भी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव को समाप्त करने से है। अर्थात हमारा जो समाज है, हमारे समाज के सभी लोग जो है क्या है, बराबर हैं, समान हैं, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किया जाता है। धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक स्तर पर लोगों के बीच राज्य की तरफ से, सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। तो यह विद्यार्थियों, यह किसकी देन है? यह देन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे संविधान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज फ्रैटर्निटी या बंधुत्व, जिसे हम लोग भाईचारा भी कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, देयर इज आल्सो ए commitment made in the preamble to promote the value of fraternity that stands for the spirit of common brotherhood among all the people of India। हमारा जो संविधान है प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि देश के सभी नागरिकों में, समस्त नागरिकों में क्या करना है? भाईचारा या बंधुत्व की भावना का विकास करना है। इन द अब्सेंस ऑफ फ्रैटर्निटी अ प्लूरल सोसाइटी लाइक इंडिया स्टैंड्स डिवाइडेड। Therefore, to give meaning to all the ideals like justice, liberty and equality, the preamble lays great emphasis on fraternity। प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि यदि हमारे देश के नागरिकों में भाईचारा या बंधुत्व की भावना नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हमारा देश क्या हो जाएगा? इंडिया स्टैंड डिवाइडेड।
भारत विभाजित हो जाएगा। इसलिए यह आवश्यक है कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी सब कुछ जो है, सब कुछ को समाहित करते हुए हमारे प्रस्तावना में फ्रैटर्निटी को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। भाईचारे या बंधुत्व की भावना के विकास को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। इन फैक्ट fraternity can be realized not only by abolishing untouchability among different sects of the community, but also by abolishing all communal or sectarian or even local discriminatory feelings which stands in the way of unity of India। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो बंधुत्व या भाईचारे की बात है, भाईचारा बंधुत्व का विकास तभी होगा जब हमारे देश में या हमारे समाज में जो अनटचेबिलिटी की भावना है, जो छुआछूत की भावना है, इसको दूर किया जाए और साथ ही साथ जो विभिन्न लोगों के बीच में जात पात या विभिन्न संप्रदायों के बीच में जो है जो कम्युनलिज्म की भावना है, ऊंच नीच की भावना है, जात पात की भावना है, जब इसको हम सभी लोग दूर कर पाएंगे तभी क्या होगा, हमारे देश में भाईचारे या बंधुत्व का विकास हो पाएगा। और भाईचारे या बंधुत्व का विकास होना सबसे अधिक जरूरी है यदि हम अपने देश को एक क्या है, एक संपूर्ण राष्ट्र और एक क्या है, अविभाजित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो इसके लिए आवश्यक है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक में क्या हो, बंधुत्व या भाईचारे, फ्रैटर्निटी का विकास हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इज डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल या व्यक्ति की गरिमा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोग जान रहे हैं कि व्यक्ति की गरिमा के बारे में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें कहा गया है कि प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जो भाईचारे का विकास है, भाईचारे के द्वारा ही क्या होगा, व्यक्ति की गरिमा का विकास हो सकता है। प्रमोशन ऑफ फ्रैटर्निटी इज एसेंशियल टू रियलाइज द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। It is essential to secure the dignity of every individual without which democracy cannot be function। जब तक कि हम प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा या प्रत्येक व्यक्ति का जो है डिग्निटी की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा, तब तक जो है हमारा देश जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कार्य नहीं कर पाएगा। यदि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में कार्य करना चाहते हैं, अपने देश में डेमोक्रेसी को अच्छी तरह से स्थापित रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी का, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल करना पड़ेगा। It ensures equal participation of every individuals in all the processes of democratic governance। और इसके द्वारा क्या है, ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको कि जितने भी जो है डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है उसमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ एवरी इंडिविजुअल, अर्थात राज्य के प्रत्येक नागरिकों की जो है समान सहभागिता होनी चाहिए। जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की प्रक्रिया हमारे देश में अपनाई जा रही है, उस डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की प्रक्रिया में राज्य के प्रत्येक नागरिकों की सहभागिता होनी चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब राज्य के प्रत्येक नागरिकों की सहभागिता होगी, प्रत्येक व्यक्तियों की डिग्निटी का ख्याल रखा जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा और सभी लोगों को जो है आपस में भ्रातृत्व की भावना, बंधुत्व की भावना के साथ रहेंगे, तभी हम अपने देश में एक अच्छे डेमोक्रेटिक कंट्री की स्थापना कर सकते हैं या डेमोक्रेसी की स्थापना कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज इज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है, तो एज वी हैव सीन एबव, fraternity also promotes one of the critical values, that is unity and integrity of the nation। जो फ्रैटर्निटी या बंधुत्व की हम लोग की बात हम लोग कर रहे थे, तो भाईचारे और बंधुत्व के विकास के द्वारा ही क्या हो सकता है, हमारे देश की राष्ट्र की एकता और अखंडता का विकास हो सकता है। जिससे हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया कि यदि हम लोग राष्ट्र को, अपने देश को एक अखंड भारत बनाना चाहते हैं, हम अपने देश की अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं सभी के अंदर क्या हो, बंधुत्व की, भाईचारे की भावना बनी रहे। टू मेंटेन द इंडिपेंडेंस ऑफ द कंट्री इंटैक्ट, द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन इज़ वेरी इसेंशियल। और हमारा जो देश है उसकी राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हमारे जो देश के प्रत्येक नागरिक हैं उनमें क्या हो, फ्रैटर्निटी की भावना हो और सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। देयरफॉर
द स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन फोस्टिंग यूनिटी अमॉन्गस्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। इसलिए देखिए हम सभी लोग हमेशा क्या बात करते हैं, एक अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता की बात करते हैं। हम अपने नागरिकों में, हम अपने छात्रों में हमेशा इसी भावना का विकास करने का प्रयास करते हैं कि हम सभी लोग जो है देखने में, रंग रूप में, भाषा में अलग अलग हैं, फिर भी हम सभी क्या हैं, भारतीय हैं। अनेकता में एकता, हिंद की विशेषता की हम सभी लोग बात करते हैं। तो हमारा क्या बल होना चाहिए, हमारा देयर शुड बी स्ट्रेस हैज़ बीन गिवन ऑन फोस्टिंग यूनिटी अमॉन्गस्ट ऑल द इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों के अंदर जो है एकता की भावना का विकास करने पर बल दिया जाना चाहिए। आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेक्ट्स फ्रॉम ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिकों से अपेक्षा करता है कि वह क्या करेगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। चलिए अगला जो बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नेक्स्ट पॉइंट इज द अगला जो महत्वपूर्ण बात है दैट इज इंटरनेशनल पीस एंड जस्टिस इंटरनेशनल ऑर्डर। अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करते हैं तो जो अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है यह भी एक महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है। इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और एक अंतर्राष्ट्रीय आदेश। इसी अंतर्राष्ट्रीय शांति की वजह से आज हम लोग जो है जो दंश इस समय जो हम लोग झेल रहे हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिसकी वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में लॉकडाउन पड़ा है, वो किसकी वजह से है, ये इंटरनेशनल पीस जो है इसकी स्थापना न होने पाने के कारण अंतर्राष्ट्रीय शांति जो है इस समय हमारे पूरे विश्व में जो है इसकी स्थापना नहीं हो पाई। कहीं न कहीं से पूरे विश्व में कहीं न कहीं से कोई चूक हुई है, जिसकी वजह से इस समय पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। हम सभी लोग जो है किसी महामारी से त्रस्त हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर though not included in the preamble is reflected in other provisions of the constitution। फिर विद्यार्थियों जो हमारा प्रस्तावना है उसमें भले से अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात नहीं की गई है, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इसकी बात की गई है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो हमारा संविधान है वो क्या कहता है, वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को प्रमोट करने की बात करता है। मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस बिटवीन नेशंस। जो भी हमारे विश्व के राष्ट्र हैं उनके साथ क्या करना है, हमको एक सम्मानजनक संबंध बना के रखना है। फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस। और जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, उसको हमें सम्मान करना है, उनका पालन करना है। एंड इनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटररिलेशन डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशंस। और जो कुछ भी यदि इंटरनेशनल लेवल पे कोई डिस्प्यूट्स हो जाता है किसी राष्ट्र के साथ, किसी देश के साथ, तो उसको जो है हमें शांति से, हमें आर्बिट्रेशन या मध्यस्थता के साथ उसका निपटारा करने का प्रयास करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तभी जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति कायम हो सकती है। यदि कोई भी देश जो है इन नियमों को नहीं मानेगा, इन नियमों का उल्लंघन करेगा, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, पूरे विश्व में जो है कहीं न कोई समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हर देश को अपनी जिम्मेदारी को मानना पड़ेगा, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा और जो है उसको जो है जो इंटरनेशनल लॉज हैं, जो ट्रीटी ऑब्लिगेशंस हैं, उसका पालन करना चाहिए। और यदि वो नहीं पालन करेगा तो इसी तरह जैसे अभी वर्तमान समय में इस महामारी से पूरा विश्व त्रस्त है, पूरा विश्व झेल रहा है, उसी तरह से भविष्य में भी अनेक परेशानियां आ सकती हैं विश्व समुदाय के सामने। टू अपहोल्ड एंड ऑब्जर्व दीज वैल्यूज इज in the interest of India, the peace and just international order will be definitely contribute to the development of India। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति या अंतर्राष्ट्रीय आदेश की बात है प्रिय विद्यार्थियों, उसका जो है हम सभी लोग, जो हमारा देश है उसका पालन करता है। द पीस एंड जस्ट इंटरनेशनल ऑर्डर विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय आदेश, अंतर्राष्ट्रीय जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस है, उनका पालन करेंगे, उनको हम फोस्टर करेंगे, तभी हमारे देश का विकास भी हो सकता है, तभी हमारे देश में भी शांति व्याप्त रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज इज फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य। इसके बारे में प्रिय विद्यार्थियों आप सभी लोग जान रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मौलिक कर्तव्य की बात की गई है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स सम ड्यूटीज़ टू बी परफॉर्म्ड बाय द सिटीजन्स। It is true that these duties are not enforceable in the court of law like the fundamental rights are, but these duties are to be performed by citizens। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों,
आप सभी लोग मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार की बात करते हैं। जैसा मौलिक अधिकारों की अवहेलना होने पे हम सभी लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी उन मौलिक कर्तव्यों का पालन हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को करना चाहिए। जो मौलिक फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो मौलिक कर्तव्य हैं, उनका पालन करना हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव स्टिल ग्रेटर इंपॉर्टेंस बिकॉज these reflect certain basic values like patriotism, nationalism, humanism, environmentalism, harmonious living, gender equality, scientific temper and inquiry, and individual and collective excellence। तो प्रिय विद्यार्थियों, जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन मौलिक कर्तव्यों का हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को पालन करना चाहिए, क्योंकि जो मौलिक कर्तव्य हैं, इन्हीं मौलिक कर्तव्यों के द्वारा जो है जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि क्या है, हम लोग बात करते हैं पैट्रियोटिज्म की, राष्ट्रवादिता की या राष्ट्रभक्ति की, नेशनलिज्म की, मानवतावाद की, और अपने पर्यावरण की संरक्षण करने की, और हारमोनियस लिविंग की, जेंडर इक्वलिटी की, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की। तो इन सभी का विकास तभी होगा जब क्या होगा कि हम सभी लोग जो है अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़, अपने मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करें। राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक जो है अपने मौलिक कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह करे। तो दोस्तों, ये तो थे कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, संवैधानिक मूल्य जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं। और अब बात आती है एजुकेशन की, तो एजुकेशन के द्वारा जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं प्रिय विद्यार्थियों, इन सभी वैल्यूज़ का जो है, इन सभी मूल्यों का विकास शिक्षा के द्वारा हमारे नागरिकों में, हमारे विद्यार्थियों में, हमारे युवा पीढ़ी में होना चाहिए। रोल ऑफ एजुकेशन जल्दी से देख लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों। शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षा का प्रमुख कार्य नई पीढ़ी को संवैधानिक मूल्यों से परिचित कराना तथा उनमें उसका विकास करना होना चाहिए। तो अर्थात जो हमारा शिक्षा है, जो हमारा एजुकेशन है, उसका प्रमुख उद्देश्य ही होना चाहिए, प्रमुख ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए, मेन एम्स ऑफ एजुकेशन यही होना चाहिए कि वह जो है नई पीढ़ी में जो नागरिक हैं, जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी में जो संवैधानिक मूल्य हैं उनसे उनको परिचित कराया जाए और उनका विकास उनके अंदर किया जाए, उनके व्यवहार में जो है इन संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा के अधिकार के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य तथा समान शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। और हम सभी लोग जान रहे हैं कि राज्य जो है इसमें प्रयासरत है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा के अधिकार के तहत जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जा रही है, और प्रयास किया जा रहा है कि सभी बच्चों को समान शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, जो संवैधानिक मूल्यों के आधार पर एक निश्चित स्तर तक हर शिक्षार्थी को बिना किसी जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद के लगभग एक जैसी शिक्षा उपलब्ध करानी चाहिए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को क्या है, शैक्षिक अवसरों की समानता होनी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के जो है प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक शिक्षार्थी या प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। उनके अंदर जो है संवैधानिक मूल्य है, उन संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। उनके साथ जो है जात पात, धर्म, स्थान, लिंग भेद, इसके आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव न करते हुए उन सभी को समान और एक अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। और उस अच्छी शिक्षा के द्वारा सभी नागरिकों को, सभी छात्रों के अंदर जो है, सभी बालकों, सभी विद्यार्थियों के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास करने का प्रयास हमको करना चाहिए। शिक्षा के द्वारा हमारी चेष्टा होनी चाहिए कि एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण हो, जिसमें अधिकतम व्यक्ति अधिकतम प्रगति कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक में शिक्षा के द्वारा संवैधानिक मूल्यों का विकास किया जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, क्या है कि एजुकेशन के द्वारा हमें प्रयास करना है कि हम एक कल्याणकारी राज्य का विकास कर सकें, एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण कर सकें। और एक कल्याणकारी राज्य से क्या अभिप्राय है? कल्याणकारी राज्य से अभिप्राय है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों का क्या हो, अधिकतम प्रगति हो, अधिकतम विकास हो, सभी जो है समानता के साथ जो है भ्रातृत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहें, सभी का विकास हो। और सभी का विकास करके ही जो है उनके अंदर जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों का विकास
होना चाहिए। संवैधानिक मूल्यों का विकास जब हम कर पाएंगे तभी हम एक अखंड भारत की स्थापना कर पाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, हमारी जो शिक्षा है उस एजुकेशन के द्वारा हमको एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, एक ऐसे राज्य का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, एक अखंड भारत का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए, जहां पर हमारे देश के प्रत्येक नागरिक का अधिकतम विकास हो सके, उनकी अधिकतम प्रगति हो सके। और इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक नागरिक को क्या करें, समान शिक्षा प्रदान करें, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त करें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें और उस गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा प्रत्येक नागरिक के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास करें। और जब हम अपने देश के प्रत्येक नागरिकों के अंदर, प्रत्येक बच्चों, प्रत्येक छात्रों, प्रत्येक विद्यार्थियों के अंदर संवैधानिक मूल्यों का विकास कर पाएंगे, तभी हम एक अखंड और विकसित देश, विकसित भारत को स्थापित कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, प्रिय भाइयों और बहनों, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, संवैधानिक मूल्य क्या है और उन संवैधानिक मूल्यों के विकास में हमारा एजुकेशन का क्या महत्व है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में अधिक से अधिक शेयर करिए और साथ ही साथ कमेंट्स के द्वारा आप अपने महत्वपूर्ण बहुमूल्य सुझाव दीजिए। यदि आपका कोई प्रश्न है तो उसको भी आप हम तक पहुंचाइए। और साथ ही साथ जिन प्यारे भाइयों और बहनों ने, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। वहाँ एक ऑप्शन आल का आता है, उस आल के ऑप्शन के साथ आप बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारे सभी एजुकेशनल वीडियोज़ देख पाएँ, प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ देख पाएँ, आसानी से देख पाएँ और जितने भी नए वीडियोज़ आएँ उनके लिए आपको सूचना मिल सके, नोटिफिकेशंस मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।